देखो बच्चे, ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी दो मास के बीच का जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन होता है। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये सारा का सारा बच्चे 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। फोर्स बिटवीन टू मासेस, कोई भी टू मासेस के बीच का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन कहलाता है। ग्रेविटी क्या होता है, जब उनमें से एक मास, वन मास जो है, एक वन ऑफ देम उनमें से प्लैनेट हो जाता है कोई, तो ऐसे में ग्रेविटी नाम दे दिया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे दो मासेस होते हैं, एक मास है m1, एक मास है m2, इनके बीच में सेपरेशन r है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा होगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है? फिर से m1 m2 तो दोनों मास हो गए, r सेपरेशन हो गया, पूरा जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है बताओ, ढंग से बताओ, कांस्टेंट होता है, ढंग से बताओ। तो वैल्यू बतानी है 6.67। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। अब इसमें फर्क क्या होता है ये मैं बताऊंगा। देखो बच्चे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक सही टर्म नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक सही टर्म है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। यूनिवर्सल का मतलब वो जो हर जगह सेम रहे, जो मीडियम पे डिपेंड ना करे। जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पे इंडिपेंडेंट होता है। कैसे? अगर दो मासेस एयर में रखे हुए हैं या दो मासेस किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जी के आगे, किसी भी कांस्टेंट के आगे अगर यूनिवर्सल नाम लगे तो उसका मतलब वो यूनिवर्स में हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल नाम नहीं लगा होता, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10 क्या बताओ बच्चे, बोलो। क्या बात कर रही है बच्ची, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जी की वैल्यू होती है। जी की यूनिट मैंने कैसे निकाली मुझे याद नहीं थी। जी की यूनिट मैंने कैसे निकाली, मैं इसको ऐसे ले गया इधर, तो मैंने दिमाग में यूनिट निकाल दी। ऑल दो भाई हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वैल्यू से मेनली होता है। तो देखो बच्चे, ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया है। अगर हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, देखो प्रॉपर्टीज, अगर आपसे कहा जाए कि क्या प्रॉपर्टीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, बता सकते हो बच्चे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, बोलो। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता। कभी अर्थ ने आपको दूर भगाया है कि भाग जा मेरे से दूर ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करता है। सही होता है क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे फोर्स डिस्टेंस के 1/r² से प्रोपोर्शनल है, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर मतलब स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब दो बॉडीज में दूरी ज़्यादा होती है तो फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा, बोलो। दूरी ज़्यादा हो तो सब फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि तब एक दूसरे में इतना इन्फ्लुएंस नहीं, जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो वो बात नहीं रह जाती है, ठीक है अच्छे। जब दूरियां रहती हैं तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, जब दूरियां कम होती है तो बस यही इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है बच्चे, ठीक है। ये स्क्वायर से वेरी कर रहा है। और ये सेंट्रल फोर्स होता है। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो बच्चे सेंट्रल फोर्स वो होता है जो हमेशा, इधर देखो बच्चे, सेंट्रल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे दो मासेस हैं तो इन दोनों पे आपस में फोर्स लग रहा है, इस पे इधर अट्रैक्शन लग रहा होगा, इस पे इधर अट्रैक्शन लग रहा होगा। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे इन दोनों मास को ये लाइन ज्वाइन कर रही है और ये फोर्सेस इस लाइन के अलोंग लग रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज के बीच में कोई लाइन उनको ज्वाइन कर रही है और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स। फिर अगर नॉन सेंट्रल होते तो क्या होता, देखो नॉन सेंट्रल अभी इस केस में तो नहीं होता है,
बट अगर नॉन सेंट्रल होते मान लो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा लग रहा होता और इस पे अगर ऐसा लग रहा होता, जो कि नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे केस में ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाता, अगर होता तो वैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है, सेंट्रल। तो क्यों तब नॉन सेंट्रल क्यों होता है, क्योंकि जो लाइन इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर रही है उस डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं लग रहे हैं। अगर उस डायरेक्शन में लगते हैं तो उसे सेंट्रल कहते हैं, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। टेंशन की सेंट्रल होता है। एक्चुअली क्या है कि टेंशन कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस के लिए हम डिफाइन करते हैं सेंट्रल और नॉन सेंट्रल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब देखो अच्छा, इसमें जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसे कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसे कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब 1 पे 2 की वजह से और 2 पे 1 की वजह से। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो दोनों बॉडीज पे फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये इस पे लगा रहे हैं उतना ये इस पे लगा रहे हैं म्यूचुअली, बट डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के बोलो डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये एक तरीके से थर्ड लॉ ऑबे करते हैं। थर्ड लॉ मतलब एक्शन रिएक्शन ऑबे करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों ग्रेविटेशन की, जो कि बताना आपको जरूरी था। अब हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ देख लिए, अब हम आगे आते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम बेसिक क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, हम सीधे सीधे अब एडवांस क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे नहीं, बट ये ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूले वगैरह बेसिक सारे आने चाहिए, ताकि कोई छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आए तब कर सको। अब हम सीधे सीधे थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम सीधे सीधे बात करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल मासेस, मतलब कई सारे मासेस हो तो कैसे फोर्स निकालें। देखो अच्छा, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर 3 मास हैं, एक ये मास रखा है m और थोड़ी दूर पे एक मास रखा है m और थोड़ी दूर पे एक मास रखा है m। ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है, इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड इसकी है A। अब मैं कहूँ किसी भी एक मास पे फोर्स लग रहा होगा, कौन कौन लगा रहा होगा किसी भी एक मास पे फोर्स, जैसे इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3। 1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, 4 3 सर 1 और देखो भाई एक पे बाकी दूसरे फोर्स लगा रहे होंगे। 1 पे 1 को 2 किधर खींच रहा होगा, अब किधर फोर्स लगा रहा होगा, 1 पे फोर्स 2 किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा, इधर या इधर, अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि अट्रैक्शन करेगा। और 3 वाला क्या करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और 3 वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो कुल मिला के देखा जाए आप कह रहे हो कि इस मास पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक पहला वाला पे दूसरा वाला लगा रहा है और तीसरा वाला लगा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे ये बताओ। नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट पॉइंट 1। क्वेश्चन करो बच्चे। अगर हमको इस वाले मास पे फोर्स लगाना है तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। इधर देखो बच्चे, 2 मास के बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इन दोनों के लिए क्या होगा, ये मास क्या है m और ये भी क्या है m और डिस्टेंस कितना है, साइड कितनी है a, क्या आ जाएगा, 2 मास के बीच में ये फोर्स है। अच्छा बताना बच्चे, क्या इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स सेम होगा या अनइक्वल होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। सर इक्वल बट डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा या नहीं होगा, कैसे बताओ बच्चे, क्यों इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल क्यों होगा, क्योंकि मासेस बराबर हैं दोनों और उनके बीच में सेपरेशन भी क्या है, बराबर है। निकाल के देख लो यार, दोनों इसके लिए लगाओगे G mm बाय ए स्क्वायर, इसके लिए भी दोनों के लिए आएगा, तो इसके फोर्स को, दोनों के फोर्स को मैं FF लिख सकता हूँ। अब इस मास पे 2 फोर्स लग रहे हैं F और F, और इनमें कितना डिग्री का एंगल होगा, 60। देखो बच्चे, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर F और F लग रहा है, इसको 2F लिख दो। 2F क्यों लिखे भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। 2 फोर्स डायरेक्टली तभी ऐड हो सकते हैं या तो वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, तभी डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब अपोजिट लग रहे हो, ना ही ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना ही अपोजिट लग रहे हैं।
तो हमको यहाँ रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। क्या होता है ये वाला। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है मतलब। तो एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2f कॉस, उनके बीच का एंगल कितना एंगल है 60। कॉस 60 कितना होता है, इसको सिंप्लीफाई करें जैसे 2f क्या हो जाएगा f स्क्वायर। कॉस 60 क्या होता है हाफ, ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर। f रूट से बाहर ले लो, f रूट 3। f क्या है, एक फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लो, ये f की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या आ गया बच्चे हमारे पास, नेट फोर्स क्या आ गया gm स्क्वायर बाय a, और ये क्या है रूट 3। और अगर कोई बच्चा इतना भी नहीं जानता तो इससे पहले हमने एक चीज बताई थी, शायद आप भूल गए होगे। जब मैंने वेक्टर एडिशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हो किसी बॉडी पे और उनमें 60 डिग्री का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स हो जाता है। ये हमने आपको लिखवाया था, नोट्स में भी लिखा हुआ है, अच्छे से खोलो और देखो, ठीक है, बताया था। तो अगर ये f है ये f है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। और f की वैल्यू पुट कर दो, f मतलब एक फोर्स, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा। ठीक है, चलो यहाँ a स्क्वायर आएगा, सॉरी ये a स्क्वायर होगा और ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा। ठीक कर लो इसको, ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से लिख लो। देखो बच्चे दो मासेस हैं 4m और m, ठीक है, 4m और m, इनमें x सेपरेशन है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है बच्चे, मेरे को m मास इनके बीच में कहीं प्लेस करना है। एक मास मुझे m मास बीच में कहीं प्लेस करना है, बीच मतलब सेंटर नहीं मतलब कहीं भी, यहाँ कहीं बीच में एक m मास प्लेस करना है। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इसको m मास प्लेस करना है और ऐसा हो कि ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो। इसको किस पोजीशन पे मैं प्लेस करूं, किस लोकेशन पे प्लेस करूं ताकि इस m मास पे नेट फोर्स 0 हो। इसको कहाँ प्लेस किया जाए ताकि इस पे नेट फोर्स 0। देखो बच्चों बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये एक मास हमने प्लेस किया है इन दोनों के कहीं बीच में, बीच मतलब सेंटर नहीं कहीं भी, और ऐसे प्लेस किया गया है कि इस पे नेट फोर्स 0 है। तो कहाँ प्लेस किया गया होगा, मान लो बच्चे x है, हम इसको r मान लेते हैं, इसको x माइनस r मान लेते हैं। आंसर सही तभी माना जाता है जब पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट सही हो। अगर आपने स्टेप भी सही चले और आप एंड पे नहीं ला रहे तो आपको टीचर कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि अब तो MCQ है, आपका आंसर तो ठीक बैठेगा ही नहीं। तो चक्कर क्या है, इस पे नेट फोर्स 0 है। इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है अभी फिलहाल, 4m और ये m, ये किधर लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ। अगर ये दोनों बराबर बराबर लगाएंगे, जितना ये अपनी तरफ खींचेगा उतना ये दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इस पे कितना लगा रहा है बताओ प्रतीक, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है बताओ, g m बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये इस पे फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हैं जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स ऑन मास m, m मास पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, g 4m m बाय आर स्क्वायर, 4 बार आ जाएगा, 4 सॉरी आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इनका डिस्टेंस कितना है x माइनस आर का स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो अच्छे, अभी फिलहाल ये समझ में आ गया अच्छे, ये आ गया हमारे पास।
अब इन दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए। फोर्स ऑन मास m ड्यू टू 4m और ये ड्यू टू m। इन दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना ये लगा रहा है तब इस पे नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जितना इधर खींच रहा है। इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दो। जी से जी कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 1/r²। पूरा मतलब ये है कि वहाँ पे भी क्या बोलते हैं वो 4 गुना है उसके अंदर। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ठीक है, हाँ 4 गुना है। इधर देखो बच्चे, ये आ गया। अब देखो बच्चे, अब इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करना है। मान लो हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड रूट ले लो। क्या कर लो, दोनों साइड रूट। क्या हो जाएगा बताओ, इस एक साइड क्या हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस r। इधर इसको इधर, इसको इधर, x माइनस r इज इक्वल टू 2r 3r। r की वैल्यू क्या हो जाएगी x/3। तो कितनी दूरी पे रखना चाहिए इस मास को, x/3। किससे, x/3 फ्रॉम किस से, इस मास से। अगर इस मास को इससे x/3 दूरी पे रखोगे, अगर इससे x/3 दूरी पे होगा तो इससे कितनी दूरी पे होगा बता सकते हो बच्चे? हाँ, x/2। क्या बात करो बच्चे, x में से ये माइनस करो, क्या आ जाएगा 2x/3 आ जाएगा। तो x/2। देखो यार, इससे ये माइनस करो, x माइनस x/3 क्या होगा 2x/3। तो इससे x/3 दूरी पे और इससे 2x/3 दूरी पे रखेंगे तो इस मास पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों उसको लेके बोलो।